631 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। ये बात जू हाओ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे। जू होंग अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। पता चला कि दोनों लड़कियां हमेशा की तरह चुपके से रात में कुछ लेने के लिए बाहर निकली थीं। वे वास्तव में क्या कर रहे थे, ये केवल वे खुद ही जानते थे। उन्होंने दरअसल याओ शिनरुई को जू हाओ के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा था। याओ शिनरुई उनकी मां की दोस्त थी। वह पूरे चू परिवार के लिए सैकड़ों अरबों की संपत्ति को नियंत्रित करती थी, खुद बेहद खूबसूरत थी और अनगिनत लोगों द्वारा उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। किसी को पता नहीं था, वह और जू हाओ इसमें शामिल थे और वे इस तरह के जटिल खेल खेल रहे थे। इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। बाद में तल्लीन होकर बैठी दोनों लड़कियों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। जू होंगजुंग ने फिर अपने झाओ लिंग जू फेयान को अपने कमरे में खींच लिया। इसी तरह पिछला दृश्य सामने आया। जू होंगजुंग ने दिखावा किया कि वह संयमित है। वह बड़ी बहन थी। अगर उसकी बहन झाओ लिंगर जू फेयान इस तरह असामान्य व्यवहार कर रही थी, तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जू फेयान, तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? ऐसा कितनी बार हो चुका है? जू होंगजुंग का आरोप सुनकर जू फेयान की आंखें झपक गईं। उसे बहुत अपराधबोध महसूस हो रहा था। कितनी बार? क्या ये सिर्फ 2 बार नहीं था? मैं तो बस पानी पीने के लिए बाहर आया था। हे, जू होंगजुंग ने व्यंग्य किया। क्या आप सचमुच पानी लेने निकले थे? मुझे आपको बेनकाब करने में बहुत शर्म आ रही है। और क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ 2 बार हुआ था? क्या मैंने आपको सिर्फ 2 बार ही पकड़ा था? मैंने आपको कई बार और भी छुप छुप कर घूमते हुए देखा है। आपकी सोच में समस्या है, ये गलत है। एक विराम के बाद जू होंगजुंग ने जारी रखा। लिंगर होने के नाते हम पिताजी के मामलों में दखल नहीं दे सकते और यह सू मां की सहमति से है। वानलिंग और वुमेई भी तैयार हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए और उससे भी कम। ऐसा लग रहा था मानो वह जू फेयान से भी बात कर रही हो और खुद से भी। जू होंगजुंग की बातों से जू फेयान का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर जलने वाला हो। जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो, वैसे ही वह लगभग उछल पड़ी। आपकी सोच में कुछ समस्या है। आपका पूरा परिवार यही सोच रहा है। पटोई पटोई पटोई। क्या पूरे परिवार को कोसने के साथ साथ वह खुद को भी कोस नहीं रही थी? रुको। जू फेयान के मन में एक विचार कौंधा और उसने संदेह भरी निगाहों से पूछा। तीसरी बहन, 5वीं बहन के बारे में बात मत करो। तीसरी बहन, तुमने अभी कहा कि तुमने मुझे आधी रात को चुपके से घूमते हुए देखा था, क्या तुम? जू होंगजुंग भी अपनी बड़ी बहन के अधिकार को बरकरार नहीं रख सकी। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, बकवास मत करो। हम्फ। जू फेयान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। अभी कुछ देर पहले तक वह उसकी आलोचना कर रही थी और उसे समझा रही थी, लेकिन पता चला कि वह खुद अपनी ही दुकान से चोरी कर रही थी। शायद उसने उसे सलाह इसलिए दी ताकि वह खुद रात में अधिक निडर हो सके। अप्रत्याशित रूप से तीसरी बहन फूल की तरह सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसके विचार काफी दुष्ट थे। तीसरी बहन, तुम सही कह रही हो, ऐसा करना गलत है, इसलिए मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। अगर तुम रात में फिर बाहर निकले और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो तुम्हारी सोच में कुछ गड़बड़ है और तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। जू होंगजुंग ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। वह उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रही थी। ये झाओ लिंग जू फेयान बहुत घृणित था। वह अपनी बड़ी बहन का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। जू होंगजुंग ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। तुम कहते हो कि तुम मेरी निगरानी करोगे, आखिर तुम क्या साजिश रच रहे हो? मैंने तो इसे अंतरिक्ष से सुना है। 5वीं बहन, तुम्हारी सोच समस्याग्रस्त है। लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मेरे पास तुम्हें कुछ वैचारिक शिक्षा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी सोच में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो तुम्हारे साथ है। तीसरी बहन, जू फेयान तुरंत भड़क उठी और पलटवार किया। दोनों बहनों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और लगातार बहस करती रहीं। अंततः वे आपस में हंसी मजाक करते हुए लड़ने लगे। डिंग, जू होंगजुंग का चेहरा लाल हो गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। 5.71 नया दिन। जू हाओ दोबारा शेननोंग हॉल पहुंचे। उनका मूल उद्देश्य लुओ किंगजियान की पढ़ाई की प्रगति की जांच करना था। हालांकि उनके शिष्य फैंग जिक्सुआन ने उन्हें अच्छी खबर दी। फैंग जिक्सुआन ने जू हाओ को एक तरफ खींच लिया। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा,
गुरुजी, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? कौन सी मदद? हमारे रिश्ते को देखते हुए, जिक्सुआन, सीधे सीधे कह दो। फैंग जिक्सुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके रिश्ते को देखते हुए, उन दोनों के बीच क्या संबंध था? गुरु शिष्य, या वरिष्ठ चाचा, या शायद? अपनी शर्म को दबाते हुए फैंग जिक्सुआन ने कहा, बस क्या गुरुजी कृपया लुओ किंगजियान को पढ़ा सकते हैं? फिर उसने कारण बताया। पता चला कि वे लुओ किंगजियान को तियानई 9 नीडल्स सिखा रहे थे। जू हाओ के प्रत्यक्ष शिक्षण के बिना वे केवल चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ सकते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। प्रत्येक पाठ में आधा दिन लगता था। लुओ किंगजियान ने देखा कि उनका सारा समय उस पर बर्बाद हो रहा था। दोनों शिष्यों के पास अपने काम के लिए समय ही नहीं था। ये जानते हुए कि शिक्षण 1 वर्ष तक चलेगा, लुओ किंगजियान ने आगे पढ़ाई न करने का फैसला किया। फैंग जिक्सुआन और जू किंगजू स्वाभाविक रूप से नाखुश थे। वे दोनों अपने गुरु के तियानई 9 नीडल्स के प्रति जुनून से परिचित थे। गुरु ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था और उनके प्रति बहुत अच्छे थे। वे उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन चाहे वे कितनी भी विनती करें, ये कहते हुए कि वे पढ़ाने के लिए तैयार हैं और इससे उनके काम में देरी नहीं होगी। लुओ किंगजियान ने बिल्कुल भी नहीं सुना। उसने सीखने से साफ इनकार कर दिया था। कोई और विकल्प न होने पर फैंग जिक्सुआन ने जू हाओ के बारे में सोचा। उनकी शिक्षा में काफी समय लगेगा। जहां तक जू हाओ की बात है, वह इसे आधे महीने से भी कम समय में सिखा सकता था। फैंग जिक्सुआन और जू क्विंगशू के बीच बातचीत हुई। उन्होंने जू हाओ से मदद मांगने का फैसला किया। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके गुरु लुओ किंगजियान को सिखाऊं? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं, लेकिन जू हाओ ने तुरंत सहमति जताई, फिर अपना लहजा बदल दिया। उसकी निगाहें उस पर घूम पड़ीं। जिक्सुआन, तुम मुझे कैसे चुकाओगे? 234 परी असल में जन्मजात बोली है। सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उसे अपने जाल में फंसाना। ये सुनकर कि जू हाओ मास्टर लुओ किंगजियान को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, फैंग जिक्सुआन ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। फिर अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आया और उसका चेहरा अनायास ही सख्त हो गया। घबराहट का क्षण। हालांकि उनका गुरु शिष्य संबंध एक खुला रहस्य था। इसे पहले कभी इतनी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। 2 अंतरंग मुलाकातें। एक घटना तब हुई जब उसने घोस्ट गेट 13 नीडल्स के बारे में सीखा। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उनकी शिष्या उन पर मोहित है। अगले दिन होने वाले पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के आदान प्रदान सम्मेलन में वह अच्छा प्रदर्शन करे, ये सुनिश्चित करने के लिए वह उसके साथ मिला। वास्तव में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी अजीब संयोग से उसने विरोध नहीं किया। वे आधे मन से एक साथ आए। दूसरी बार तब हुआ जब वह और उसकी छोटी बहन जू किंगक्सू दोनों नशे में थीं। जू हाओ ने उन्हें घर भेज दिया। नशे की हालत में जू हाओ ने अब ऐसा कहकर क्या मतलब निकाला? क्या वह उनके रिश्ते को स्पष्ट करने वाला था? क्या करे वह? क्या उसे स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए? जब वह सोच में डूबी हुई थी, तब तक जू हाओ अपना कदम उठा चुका था। वह उसे लाउंज में ले गया। कुछ समय बाद फैंग जिक्सुआन का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। वह दोबारा जू हाओ के साथ कैसे आ गई? दिन दहाड़े, और वह भी उसके लिविंग रूम में। हालांकि वे ऊपर की मंजिल पर थे और उनके आसपास केवल कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे, लेकिन नीचे काफी लोग थे। छोटी बहन जू किंगक्सू नीचे मरीजों को देखने में मदद कर रही थी, लेकिन वह अपने पिता के साथ ऊपर के कमरे में थी, और मास्टर लुओ किंगजियान भी इसी तल पर थे। ये बेहद शर्मनाक था। अपने मन में तो उसने इनकार किया, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। किंगशुए, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जू हाओ के पहले शब्द एक नीच व्यक्ति के थे। फैंग जिक्सुआन के चेहरे के भाव बदल गए। वह जू हाओ पर दिन दहाड़े लापरवाही से काम करने का आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन वह ये कह नहीं सकी, क्योंकि उसने भी मना नहीं किया था। उसके मन में क्रोध न होना असंभव था। उसके चेहरे के भावों को देखकर जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। सब कुछ नियंत्रण में था। हालांकि इस महिला शिष्या के साथ जो कुछ होना चाहिए था और जो नहीं होना चाहिए था, वह सब कुछ पहले ही हो चुका था। वह भी पूरी तरह से वश में नहीं आई थी। फैंग जिक्सुआन का व्यक्तित्व सौम्य, शर्मीला और संयमित था। उसे वश में करने के लिए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता था। धीरे धीरे अस्पष्टता पैदा करें और जब भी मौका मिले अंतरंगता का परिचय दें। लेकिन उस तरीके में बहुत समय लगता था और जू हाओ इंतजार नहीं कर सकता था। वह उसके गुरु लुओ किंगजियान पर हाथ डालने ही वाला था। वह धीरे धीरे उसे कैसे जीत सकता था?
अगर उसे पता चल जाए कि वह उसके गुरु लुओ किंगजियान के साथ था तो क्या वह थोड़ा नखरे नहीं दिखाएगी? उसने दिन दहाड़े इस माहौल में ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वह उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ सके। बेशक थप्पड़ के बाद एक प्यारी सी डेट भी देनी होगी। 153। जू हाउ ने अपने कपड़े पकड़ लिए। एक विचार के साथ उसने अपने पॉकेट डायमेंशन से एक प्राचीन बक्सा निकाला। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उसे अपनी जेब से निकाल रहा हो। उन्होंने इसे फैंग जिक्सुआन को सौंप दिया। जिक्सुआन, मुझे पता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ देकर इसकी भरपाई करना चाहता था। मुझे पता है कि आपको मेडिकल स्किल पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए चांदी की सुइयों का एक सेट ढूंढा है, ताकि आप लोगों का बेहतर इलाज कर सकें और उनकी जान बचा सकें। फैंग जिक्सुआन ने आश्चर्य से उधर देखा। वह डिब्बा प्राचीन था। अंदर रखी वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ डिब्बा ही अनमोल था। गुरुजी, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं गुरुजी को दोष नहीं देता। यह मेरी गलती है। गुरुजी, कृपया इसे वापस ले लें। फैंग जिक्सुआन ने इनकार कर दिया। वह अपराध बोध से प्रेरित होकर जू हाउ द्वारा दिए गए उपहार को कैसे स्वीकार कर सकती थी? उसकी मोहकता ही वह कारण थी जिसके चलते सबसे पहले जू हाउ को गलतफहमी हुई। हालांकि जब जू हाउ ने डिब्बा खोला तो उसने अंदर चांदी की सुइयां देखी। फैंग जिक्सुआन अब और मना नहीं कर सकती थी। अंदर मौजूद चांदी की बारीक कारीगरी वाली सुइयों को देखकर वह चकित रह गई। फैंग जिक्सुआन का जन्म पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार में हुआ था और उन्हें एक सदी पुराने ब्रांड शेननोंग हॉल की विरासत मिली थी। उसने हर तरह की चांदी की सुइयां देखी थीं। उसके पास चांदी की सुइयों का एक सेट भी था जो 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसे एक खजाने की तरह सहेज कर रखा जाता था। चांदी की सुइयों में भी अंतर थे। तलवारों की तरह अच्छी और बुरी तलवारें भी होती हैं। जब एक उत्कृष्ट तलवारबाज को एक अद्वितीय तलवार मिल जाती है, वह जिस शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार मरीजों के इलाज में डॉक्टर के लिए अच्छी चांदी की सुइयां भी फायदेमंद होती हैं। फैंग जिक्सुआन डिब्बे में रखी हुई उत्कृष्ट चांदी की सुइयों से आकर्षित हो गई थी। वह उन्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाए। सामग्री उत्कृष्ट थी, छूने पर ठंडी लगती थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और उनकी तुलना अपने परिवार की सदियों पुरानी चांदी की सुइयों के सेट से करने लगी। उसने पाया कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। चांदी की सुइयों का वह 100 साल पुराना सेट जू हाउ द्वारा उसे दिए गए जूतों के सेट को उठाने के लिए भी उपयुक्त नहीं था। ये जानना जरूरी है, चांदी की सुइयों का वह सेट जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये वस्तु हमेशा से पैतृक भवन में ही रखी रहती थी और इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता था। इससे पता चलता है कि चांदी की सुइयों का ये सेट कितना कीमती था। जू हाउ ने अपने किए की भरपाई करने के लिए उन्हें ढूंढने और उसे देने में अनगिनत प्रयास किए होंगे। फैंग जिक्सुआन को स्थानांतरित कर दिया गया। उसने अपनी नजरें जबरदस्ती हटा ली और उन्हें तुरंत स्वीकार करने की इच्छा का विरोध किया। गुरुजी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जू हाउ ने सीधे डिब्बा उसकी बाहों में रख दिया। इसे ले लो, मेरे हाथों में इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका असली मूल्य तुम्हारे हाथों में ही है। तुम मेरे शिष्य हो। गुरु द्वारा शिष्य को उपहार देने में क्या बुराई है? जू हाउ का रवैया दृढ़ था। फैंग जिक्सुआन ने अब विनम्रता का दिखावा करना बंद कर दिया और इसे स्वीकार कर लिया। वह पूछे बिना नहीं रह सकी। गुरुजी, आपने चांदी की इन सुइयों का सेट इकट्ठा करने में काफी मेहनत की होगी, है ना? हाथ में प्राचीन चांदी की सुई की पेटी पकड़े हुए जू हाउ के प्रति उसके मन में जो थोड़ी बहुत असंतुष्टि थी, वह बहुत पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जू हाउ मुस्कुराया। चूंकि जिक्सुआन को ये पसंद है, इसलिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इसे तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगा। दरअसल इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता क्यों होगी? उसे यह सिस्टम में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मिला। यह उसकी पॉकेट डायमेंशन में धूल जमा कर रहा था। उसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए सद्भावना प्राप्त करने के लिए इसे इस महिला शिष्या को देना बेहतर था। आशा के अनुसार जू हाउ की बातें सुनकर फैंग जिक्सुआन की आंखों का भाव बदल गया। वह पल भर में भावनाओं से भर गई। डिंग, फैंग जिक्सुआन भावुक हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। अपने कपड़े ठीक करने के बाद और सामान्य जीवन में लौटने की पूरी कोशिश कर रही है। फैंग जिक्सुआन और जू हाउ लाउंज से बाहर आए। गुरुजी, मैं आपको गुरु लुओ किंगजियान की शिक्षाओं से अवगत कराऊंगा। चिंता मत करो, चूंकि मुझे आपके लाभ मिल गए हैं, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। जू हाउ ने उसे आंख मारी। फैंग जिक्सुआन का चेहरा एक बार फिर लाल होने लगा।
जू हाओ को प्रशिक्षण कक्ष की ओर जाते हुए देखते हुए, जहां वह मास्टर लुओ किंगजियान को प्रशिक्षण देने जा रहा था, उसे यह याद आने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था कि जू हाओ के साथ उसका पहला अनुभव ट्रेनिंग रूम में ही हुआ था। क्या जू हाओ भी मास्टर लुओ किंगजियान की ओर कदम बढ़ाएगा? जैसे ही यह विचार मन में आया, फेंग जिक्सुआन ने तुरंत इसे दबा दिया। मास्टर लुओ किंगजियान को पढ़ाने के लिए जू हाओ से अनुरोध करने से पहले उसने इस प्रश्न पर विचार किया था। उसने यही निष्कर्ष निकाला कि यह असंभव था। जू हाओ का चरित्र बेदाग था और वह सिद्धांतों पर चलता था। जू हाओ के साथ उसके रिश्ते में आए बदलाव का कारण उसकी अपनी असामान्य भावनाएं थीं। शिक्षण के दौरान शरीर को मोड़ना और घुमाना। इसी वजह से जू हाओ ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। सामान्य परिस्थितियों में ये ठीक रहेगा। जब उसने पहले तियानई नाइन नीडल्स सीखी थी और जू हाओ द्वारा जू किंगक्सू को दी जा रही शिक्षा के दौरान। हालांकि जू क्विंगजू जू हाओ का लिंग र था, उसकी आकृति फेंग जिक्सुआन से मिलती जुलती थी, बल्कि उससे भी अधिक आकर्षक थी। फेंग जिक्सुआन ने जू किंगजू से सावधानी से पूछा था। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। तब केवल एक ही कारण था, उसके मन में उमड़ रही प्रशंसा और जू हाओ की बाहों में होने के कारण ही यह असामान्य प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद जू हाओ को गलतफहमी हो गई कि वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण वह घृणित व्यवहार हुआ। मास्टर लुओ किंगजियान की चिकित्सा कौशल के प्रति समर्पण और उनके संयमित व्यक्तित्व को देखते हुए, और ये तथ्य कि जू हाओ उनके शिष्य के पिता भी थे, क्या वह भी जू हाओ के बारे में वैसा ही महसूस करेगी जैसा फेंग जिक्सुआन करती थी? उत्तर स्पष्ट था। जब तक मास्टर लुओ किंगजियान के मन में जू हाओ के लिए कोई भावना नहीं थी, जू हाओ स्वाभाविक रूप से उसे सामान्य तरीके से पढ़ाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वह जू किंगक्सू को पढ़ाता था। इसलिए उसके विचार अनावश्यक थे। जू हाओ प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ और उसने तुरंत लुओ किंगजियान को सुई लगाने का अभ्यास करते हुए देखा। वह कभी कभार नोटबुक पर नजर डालती थी। पता चला कि लुओ किंगजियान ने फेंग जिक्सुआन और जू किंगजू की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। दोनों लड़कियों ने उसके लिए एक नोटबुक में सारांश तैयार किया था। जू हाओ को अंदर आते देख लुओ किंगजियान रुक गई और पुकार कर बोली, सीनियर ब्रदर। वह हमेशा अकेली रही थी। उनका एक बड़ा भाई भी था, जो उन्हीं की तरह एकांत में रहता था। अचानक अपने बड़े भाई के साथ होने से वह अभी भी थोड़ी असहज थी। जू हाओ सोफे तक चलकर गया और बैठ गया। छोटी बहन, मैंने जिक्सुआन और अन्य लोगों से सुना है कि आप उन्हें तियानई नाइन नीडल्स सिखाने नहीं देती। लुओ किंगजियान ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया। पहले मैंने सुना था कि सीनियर ब्रदर जिक्सुआन और किंगसू सिखाते हैं और इसमें केवल आधा महीना लगता है, इसलिए मैंने इसे सीखने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानई नाइन नीडल्स इतनी गहन होंगी। हालांकि मैं अपूर्ण तियानई नाइन नीडल्स से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी इसे सीखने में कम से कम 8 या 9 महीने लगेंगे। उस दौरान मुझे प्रतिदिन 2 शिष्यों से शिक्षा लेनी पड़ती, जो समय की बहुत बर्बादी होती। मैंने इस बारे में सोचा और फिर ऐसा न करने का फैसला किया। मैं अभी से ही ऐसा हूँ। मेरे दोनों शिष्य अभी युवा हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश है। मैं उन्हें देरी नहीं कराना चाहता। देखो कितना अच्छा गुरु है। जू हाओ ने कॉफी टेबल पर रखी चायदानी उठाई और अपने लिए एक कप चाय डाली। छोटी बहन, तुम खुले विचारों वाली हो, लेकिन किंगशू और जिक्सुआन ऐसा नहीं सोचती। वे जानते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन तियानई नाइन नीडल्स को पूरा करने की कोशिश में बिताया है। अब जब उन्हें ये पता चल गया है, तो वे आपको ये सिखाना भी चाहते हैं। लुओ किंगजियान की आंखों में मुस्कान थी। मुझे पता है कि उनकी मंशा अच्छी है, लेकिन मैं सचमुच नहीं चाहता कि वे मुझ पर समय बर्बाद करें। बस बात यही खत्म करते हैं। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए तो मैं आया था। जू हाओ ने चाय की एक घूंट ली और कप नीचे रख दिया। उसकी नजर लुओ किंगजियान पर पड़ी। लुओ किंगजियान चौंक गई। उसे याद आ गया कि जू हाओ ने उसे क्या बताया था। यदि उसके दोनों शिष्यों को सिखाया नहीं जा सकता था, तो वह स्वयं उन्हें सिखाएगा। लुओ किंगजियान ने झट से अपना हाथ हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े भाई, आप तो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, आपके लिए यह बहुत झंझट का काम होगा। आपको ये भी पता है कि जिक्सुआन और किंगसू को पढ़ाने में मुझे आधे महीने से भी कम समय लगा। क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए परेशानी की बात है? जू हाओ हल्के से मुस्कुराया और आगे बोला, मैंने कहा था कि लिंगर के प्रति अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए मुझे तुम्हें सिखाना होगा। आपने स्वयं ही सहमति व्यक्त की थी। जू हाओ ने कहा कि वह लिंगर के प्रति अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए उसे सिखा रहा था। वह और क्या कह सकती थी?
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लुओ किंगजियान अंततः सहमत हो गई। तो मैं बड़े भाई को परेशान कर दूंगा, लेकिन रोजाना पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास समय हो तब मुझे पढ़ा दीजिएगा। जूहाओ की आंखों में सफलता की एक झलक भरी मुस्कान दिखाई दी। बोलते समय उसने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा और हिचकिचाहट का नाटक किया। छोटी बहन, मुझे आश्चर्य है कि क्या जिक्सुआन और अन्य लोगों ने आपको बताया कि मेरी शिक्षण विधि थोड़ी अलग है। लुओ किंगजियान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको नहीं बताया। जूहाओ ने परेशान चेहरा बना लिया। मुझे व्यवहारिक शिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें शारीरिक संपर्क शामिल होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर सिस्टर इसे स्वीकार कर पाएगी। लुओ किंगजियान को अचानक बात समझ में आ गई और वह हिचकिचाने लगी। इससे पहले उसका किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं था। वह जानती थी कि पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को अंतरंग रूप से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हालांकि उसने जूहाओ के बारे में सोचा, जो इतना व्यस्त व्यक्ति था। वह काम में व्यस्त नहीं था, बल्कि उसे सुई धागे की तकनीक सिखाने में व्यस्त था। उसे इस बात पर जोर देने का क्या कारण था? लुओ किंगजियान ने बिना झिझक के सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बड़े भाई। उद्धरण चिन्ह। जूहाओ की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। उनका पिछला प्रश्न एक परीक्षा थी, अन्यथा वह फेंग जिक्सुआन की तरह सीधे ही शुरू कर देता। पूछने की क्या जरूरत है? उन्हें विश्वास था कि अगर उन्होंने फेंग जिक्सुआन को सिखाते समय त्वचा से त्वचा के सीधे संपर्क के बारे में बताया होता, तो वह निश्चित रूप से मना कर देती। लुओ किंगजियान अलग था। हालांकि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं था, फिर भी उसने उसके व्यक्तित्व को काफी हद तक समझ लिया था। स्वभाव से थोड़ा भोला, इसे भोलापन तो कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो वह लंबे समय से पहाड़ों में साधना कर रही हो और समाज से कुछ हद तक कटी हुई हो। उसके कार्यों में प्राचीन आकर्षण की झलक थी। बहुत शुद्ध, बिल्कुल कोरे कागज की तरह शुद्ध। जिन तरकीबों में उसने महारत हासिल कर ली थी, क्या वह इस महिला मुख्य किरदार को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता था? इसके अलावा मुझे वह थोड़ी मूर्ख भी लगती है। लुओ किंगजियान में सामान्य ज्ञान की भी बहुत कमी थी, लेकिन इसकी पुष्टि करना आवश्यक था। अगर यह सच होता तो बहुत मजा आता। चूंकि ऐसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। जूहाओ खड़ा हुआ और लुओ किंगजियान के पास चला गया। लुओ किंगजियान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। उसे नहीं पता था कि जूहाओ कैसे पढ़ाएगा। जूहाओ ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे आगे बढ़कर पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उसके चेहरे के भावों को गौर से देखा। उसे लुओ किंगजियान के चेहरे पर घबराहट या शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं दिखा। भावनात्मक पहलू का तो जिक्र तक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह इसे बहुत ही सामान्य बात मान रही हो। जूहाओ मुस्कुराया। वह इसी बात की पुष्टि करना चाहता था। वास्तव में उसने खुद को मूर्ख बना लिया था। उनकी अलौकिक दिव्य शैली का अर्थ था कि समाज से उनका अलगाव मात्र सामान्य नहीं था। उसकी सोच इतनी गंभीर थी कि वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को भी नहीं समझ पाती थी। यह उसके शुरुआती अनुभवों से भी संबंधित होना चाहिए। वह बचपन से ही स्वर्गीय औषधि संप्रदाय में शामिल थी। स्वर्गीय औषधि संप्रदाय के पतन के बाद वह पहाड़ों में अकेली रह गई। उसने केवल कुछ ही शिष्यों को अपना शिष्य बनाया था। उसे कभी भी प्यार और स्नेह का अनुभव नहीं हुआ था। तो फिर क्या ये खाली कागज का टुकड़ा उसके लिए अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने के लिए नहीं था? उन्हें ऐसी पवित्र महिला मुख्य किरदार सबसे ज्यादा पसंद थी, जब तक वह उसे थोड़ा सा भी लुभाता रहता। क्या लुओ किंगजियान वह सब कुछ नहीं करेगी जो वह उससे करवाना चाहेगा? कल्पना कीजिए, एक परी उसके सामने घुटने टेक कर बैठी है, मानो अचंभित हो। एक परी को धीरे धीरे नश्वर दुनिया में लाना उसे ईश्वर के हाथ से लुभाने से भी कहीं अधिक रोचक बात थी। पाठ शुरू हुआ। जूहाओ को अपने हाथ पकड़ने की अनुमति देने पर लुओ किंगजियान और भी अधिक भ्रमित हो गई। उनकी दोनों शिष्याओं ने भी उन्हें इसी तरह गले लगाया था। उसे लगा कि उन्होंने इस शिक्षण पद्धति का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। वह सोच रही थी कि जूहाओ की शिक्षण विधि कैसी होगी। वह आधे महीने में ही 1 साल में सीखी जाने वाली सिलाई की तकनीकें सिखा सकता था। जल्द ही उसे समझ आ गया। जूहाओ ने सुई चुभोने की क्रिया करने के लिए अपने हाथों का मार्गदर्शन किया। लुओ किंगजियान को सुई चुभोने के दौरान बल लगाने की तकनीकों का स्पष्ट रूप से एहसास हो रहा था। यह अब ज्ञान प्रदान करने का तरीका नहीं रह गया था। यह ऐसा था मानो ज्ञान सीधे आपके मुंह में डाला जा रहा हो। सोचने की शायद ही कोई जरूरत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दोनों शिष्यों ने इतनी जल्दी सीख लिया। जल्द ही वह इसमें पूरी तरह से डूब गई।
जब जू हाओ ने उसका हाथ छोड़ा, तब भी लुओ किंगजियान को लगा कि यह काफी नहीं था। सीखने की यह गति बहुत तेज थी। दोनों शिष्यों ने उसे बहुत कुछ समझाया था, फिर भी यह उतना प्रभावी नहीं था जितना कि जू हाओ द्वारा एक बार हाथ पकड़कर उसे सिखाने का था। लुओ क्विंगजियान जू हाओ के लिए एक कप चाय लेकर आया। धन्यवाद सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर, आपने बहुत मेहनत की है। आपका स्वागत है। जू हाओ ने अपना हाथ हिलाया, उसकी निगाहें विचित्र थीं। जब से उसे यह एहसास हुआ कि यह महिला मुख्य किरदार बहुत भोली है, तब से उसने उसके साथ सामान्य मानसिकता से व्यवहार नहीं किया था। वह उसे अजीबोगरीब काम करने के लिए बहकाने की इच्छा को रोक नहीं सका, जैसे कोई अलौकिक अमर परी जमीन पर घुटने टेक रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्रता से नहीं। जू हाओ को कोई भी कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। वह पहले कुछ दिनों तक उसकी परीक्षा लेगा। सब कुछ त्रुटिरहित सुनिश्चित करने के बाद ही वह अपने तीखे दांत दिखाता था। प्रहार प्रहार। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आए। फैंग जिक्सुआन ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसकी नजर जू हाओ और लुओ क्विंगजियान पर पड़ी। ये दृश्य लुओ किंगजियान के चेहरे पर कुछ देर तक ठहरता रहा। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। पता चला कि वह अब भी थोड़ी असहज थी। वह ये देखने आई थी कि उनके शिक्षण सत्र के दौरान कुछ घटित होता है या नहीं। स्पष्टतः उसने इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। फैंग जिक्सुआन पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। गुरुजी, मास्टर जू की शिक्षा कैसी चल रही है? जब जू हाओ की शिक्षाओं का जिक्र हुआ, तो लुओ किंगजियान ने बड़े उत्साह से बात की। उसने स्वीकार किया कि शिष्यों को शिक्षा देने में वह उससे कमतर थी। वह जू हाओ के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल को देखकर चकित रह गई। वह अब भी जू हाओ के पक्ष में बोल रही थी, इस बात से अनजान कि वह पहले ही उसका शिकार बन चुकी थी। 235 जू किंगक्सू ने मदद मांगी। मालिश तकनीक। उन्मादपूर्ण कटाई। कुछ देर बातचीत करने के बाद तीनों ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गए। जू किंगक्सू ने अपने काम खत्म किए और इस समय ऊपर आए। उसने देखा कि सीनियर मार्शल सिस्टर फैंग जिक्सुआन और मास्टर एक तरफ बातचीत कर रहे थे। जू हाओ वहां अकेला था। जू क्विंगजू खुश थी। घबराए हुए दिल से वह जू हाओ के पास पहुंची। उसने अपने होंठ सिकुड़े, हिम्मत जुटाए और बोली, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? जू किंगक्सू जानती थी कि यह थोड़ा असभ्य था। मदद मांगते समय कम से कम संबोधन का कोई तरीका तो अवश्य अपनाना चाहिए। लेकिन वह पिताजी शब्द बोल ही नहीं पा रही थी। हालांकि अब वह जू हाओ को अस्वीकार नहीं करती थी, लेकिन कई वर्षों में बनी आदतें ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें थोड़े समय में बदला जा सके। बोलना। उसकी शर्मीली अदा देखकर जू हाओ के दिल में थोड़ी हलचल मच गई। उसे लगा कि उसने जो बीज बोया था वह अंकुरित हो रहा है। पिछली बार जब उसकी लिंगर घर आई थी, तो वह पपीता लेकर आया था, जिससे उसकी लिंगर में मजबूत होने की उम्मीद जगी थी। ये कहना जरूरी था, पपीते का प्रभाव असाधारण था। इसे खाने के कुछ ही समय बाद जू किंगक्सू ने सफलतापूर्वक ए रैंक में जगह बना ली। जू हाओ को यह भी जानकारी मिली थी कि जू किंगक्सू हर जगह पूछताछ कर रही थी। इस तरह से उसके पास जाने से यह स्पष्ट था कि वह हताश थी। जू किंगक्सू सचमुच थोड़ी हताश थी। इस सफलता ने उसे उम्मीद दी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कोई और प्रगति नहीं हुई थी और वह फिर से बेहतर होना चाहती थी। और केवल जू हाओ को ही उस पपीते के बारे में पता था जो सुधार ला सकता था। जू क्विंगशू अब जू हाओ से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। स्विश स्विश। जू क्विंगजू को जू हाओ के पास आते देख फैंग जिक्सुआन और लुओ क्विंगजियान मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्सुकता से देखने लगे। जू किंगक्सू ने उनकी निगाहों को महसूस किया, अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने जो साहस जुटाया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। जू हाओ से इस बारे में पूछना बहुत शर्मनाक था। अगर सीनियर सिस्टर और मास्टर को पता चल जाता, तो उसे नहीं पता था कि वे उसे किस तरह अजीब निगाहों से देखते। उसे पीछे हटते देख जू हाओ ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। इसलिए उसने जू किंगशुए का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक कोने में ले गया। हाथ पकड़े जाने पर जू किंगक्सू अकड़ गई। हाथ में हाथ डालकर सिखाने के विपरीत ये भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन शिक्षण को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब हाथ पकड़ना उनके बीच घनिष्ठता का प्रतीक था, और यह गुरुजी के सामने हुआ था। जू किंगक्सू का दिल जोर से धड़कने लगा। लुओ क्विंगजियान और फैंग जिक्सुआन ये देखकर मुस्कुराए। वे सभी जू किंगक्सू को उसके पिता जू हाओ के करीब देखकर बहुत खुश थे। ठीक है किंगशुए, अब तुम बोल सकती हो। जू हाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया और भ्रम का नाटक करते हुए कहा। यहाँ उनमें से केवल 2 ही थे।
हालांकि सीनियर मार्शल सिस्टर और मास्टर उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे, फिर भी जू किंगक्सू और भी ज्यादा घबरा गई। ये सोचकर कि मजबूत बनना अब संभव है, जू किंगक्सू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। साहपूर्वक उसने अपना सिर उठाया, उसके गाल लाल और कोमल थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वो पपीता कहाँ से खरीदा था जो आप उस दिन वापस लाए थे? मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। बोलते समय वह थोड़ा हकला भी रही थी। बोलते ही जू किंगक्सू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। ये बहुत शर्मनाक था। वह चाहती थी कि उसे कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस सके। हालांकि जू हाउ के अगले शब्दों ने उसका दिमाग चकरा दिया। उसने जू हाउ को ये कहते हुए सुना, क्या आप पपीतों की बात कर रहे हैं? मेरे पास कुछ और हैं, मैं उन्हें आपके लिए ला सकता हूँ। ऐसा लगता है कि यह आपके लिए कारगर है। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। जू किंगक्सू का सिर चकरा रहा था। जू हाउ का इससे क्या मतलब था? उसके लिए प्रभावी कहने का उसका क्या मतलब था? उसके स्तर को पार करने में मदद करने के अलावा और कुछ नहीं था। पहले तो ये सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। उस दिन जू हाउ जो पपीते लेकर आई थी, वे विशेष रूप से उसके शरीर को पोषण देने के लिए थे। इससे स्थिति और भी असहज हो गई। जू हाउ ने इस बात पर ध्यान दिया और वह उसके इलाज को लेकर चिंतित हो गया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसका सिर मानो जलने ही वाला था। जू किंगक्सू का दिल बुरी तरह से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने गले से धीमी सी हम की आवाज निकाली, किंगजू, तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। जू हाउ ने मुस्कुराते हुए, लिंग भेद की परवाह किए बिना, एक मरीज को देखने वाले डॉक्टर का भाव अपना लिया। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मेरी बहनों में तुम थोड़ी खास हो। जब मैंने देखा कि जू हुआई तुम्हें चिढ़ा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें बदल दूं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप खुद को मरीज और मुझे डॉक्टर समझें। उसने यही कहा था। जू किंगक्सू अब भी बेहद शर्मीली थी। वह थोड़ी खास थी, कहने का उसका क्या मतलब था? वह हवाई अड्डा भी कह सकता था। डिंग। जू किंगक्सू को शर्म आ गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 789। जू हाउ ने बोलना जारी रखा, इसे खाने के बाद तुम वापस नहीं आए, और मुझे पता नहीं था कि इसका कोई असर हुआ या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें और पपीते नहीं दिए। चूंकि यह अब प्रभावी हो गया है, इसलिए मैं इसे कल आपके पास ले आऊंगा। अरे हाँ, जू हाउ को कुछ याद आया और उसने आगे कहा, पपीता वाकई असरदार होता है। शुरुआत में इसमें मौजूद कुछ तत्वों के कारण इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अतिवाद से उलटफेर होता है। विकास के बाद कुछ समस्याएं अपरिहार्य हैं। जू हाउ ने मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दिया। वह कुछ नहीं कर सकता था, वह अपनी लिंगर के करीब जाना चाहता था। उसे कुछ तरकीबें अपनानी पड़ीं। ये सुनकर जू किंगक्सू स्तब्ध रह गई और तुरंत चिंतित हो गई। ऐसा लग रहा था कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। ये बात उसे चिंतित करती थी। वह घबराए बिना नहीं रह सकी। क्या इसके कोई बुरे परिणाम होंगे? जू किंगक्सू ने अब शर्म को नजरअंदाज करते हुए तुरंत सवाल पूछ लिया। जू हाउ रुका और बोला, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस तीव्र वृद्धि के कारण मंदी आ सकती है। जू किंगक्सू अवाक रह गई। उसे इतने गंभीर परिणामों की उम्मीद नहीं थी। वह सोचती थी कि वह अभी सिर्फ 20 साल की है, लेकिन एक दिन में 40 या 50 साल के व्यक्ति जैसी हो जाएगी। जू किंगक्सू कांप उठी। उसकी आंखों में ज्ञान की झलक दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह रातों रात इतनी मजबूत हो गई थी। तो इसके परिणाम हुए। अगर ऐसा होता तो वह मजबूत होना पसंद नहीं करती। जू किंगक्सू के चेहरे पर भय का भाव था। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। आपको इसे कल लाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, उसने जू हाउ की बकवास पर विश्वास कर लिया था। हालांकि जू किंगक्सू की चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थी, लेकिन वह इस पहलू को नहीं समझती थी, और जू हाउ का चिकित्सा कौशल उससे कहीं बेहतर था। उस पर विश्वास न करना मुश्किल था। किंगजू, चिंता मत करो, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। क्या तुम मेरी पहचान भूल गए हो? मेरी चिकित्सीय कुशलता के साथ तुम्हारे साथ ऐसा होना असंभव है। जू हाउ ने एक पल के लिए सोचा। उन्होंने शांत भाव से कहा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको मांसपेशियों को आराम देने और रक्त संचार को बढ़ावा देने के लिए मालिश की कुछ तकनीकें सिखाऊं? इन्हें एक साथ इस्तेमाल करने से और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। जू किंगक्सू हतप्रभ थी। क्या उन्हें यकीन था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी? मसाज के ख्याल से ही वह बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी। फिर भी, क्या ये जरूरी नहीं है?
मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे कहा था, अब तुम मरीज हो और मैं डॉक्टर हूँ। मेरी बात सुनो। जू हाओ का लहजा निर्विवाद था। फिर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने उसे प्रशिक्षण कक्ष में खींच लिया। उन्होंने उसे एक मॉडल पर हाथ पकड़कर सिखाना शुरू किया। जू किंगक्सू ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि जू हाओ उसे एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर यह सिर्फ शिक्षण ही होता। जू क्विंगजू ने अब कोई विरोध नहीं किया। फिर भी ये बहुत शर्मनाक था। उसने चुपके से जू हाओ की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा गंभीर था। उसे यह एहसास हो गया था कि जू हाओ सचमुच उसकी मदद करना चाहता था। उसके दिल में कृतज्ञता की भावना जागृत हुई और जू किंगक्सू ने मन ही मन अपने बारे में ज्यादा सोचने के लिए खुद को कोसा। जू हाओ ये सब अपने भले के लिए कर रही थी, फिर भी उसने उसके बारे में उस तरह से सोचा था। यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसने लगन से सीखना शुरू कर दिया। असल में ऐसा नहीं था। जू हाओ ऊपरी तौर पर गंभीर और संजीदा प्रतीत होता था, लेकिन उसका दिमाग सिस्टम में डूबा हुआ था। कुछ समय बाद ही जू किंगक्सू ने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी सहारा दिया। डिंग। जू किंगक्सू घबरा गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग। कुछ ही दिनों में जू हाओ व्यस्त हो गया, लेकिन उसे इसमें आनंद आया। सुबह के समय वह या तो घर पर होता था या अन्य महिला मुख्य किरदारों की तलाश में निकल जाता था। दोपहर में वह शेननोंग हॉल में लुओ किंगजियान को पढ़ाने आए। उन्होंने लिंगर को पढ़ाने के लिए भी समय निकाला। बेतहाशा फसल काटना। जू हाओ की मसाज शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए महज कुछ ही दिनों में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। उनका रिश्ता गहराता गया और वे एक प्यार करने वाले पिता और समर्पित लिंगर से ज्यादा दूर नहीं थे। ये सबसे बड़ा लाभ था। एक और उपलब्धि लुओ किंगजियान की आश्चर्यजनक रूप से तेजी से हुई सीखने की प्रगति थी, क्योंकि वह अपूर्ण तियानई 9 नीडल्स को बहुत अच्छी तरह समझती थी। जू हाओ के शिक्षण और मिठाई की सहायता से उसकी सीखने की क्षमता में सुधार हुआ। लुओ किंगजियान की सीखने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इससे लुओ किंगजियान को अपने बड़े भाई जू हाओ पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा। आज शेननोंग हॉल छोड़ने के बाद जू हाओ की आंखों में चमक आ गई। लुओ किंगजियान से उनकी पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी थी। वह कल अपना कदम उठा सकता है। परी जैसी दिखने वाली लुओ किंगजियान को नश्वर दुनिया में लाने के बारे में सोच रहा हूँ। जू हाओ को इस बात का बेसब्री से इंतजार था। वापसी के रास्ते में होंग कियांगवेई ने जू हाओ को सूचना दी, गुरुजी, सू चेन और उनके गुरु फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये सुनकर जू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। पता चला कि गुरु और शिष्य ने सड़क पर एक निःशुल्क क्लिनिक का स्टॉल लगा रखा था। वे अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे और उससे मुकाबला करने के लिए ताकत जुटाना चाहते थे। क्या उसकी चोट ठीक हो गई है? जू हाओ ने पूछा। होंग कियांगवेई ने अपना सिर हिलाया। जांच से पता चला कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर बहुत कमजोर था और सू चेन को चलते समय उसे सहारा देना पड़ता था। वह ये जानता था, हालांकि इस जहर को ग्रैंड मास्टर मेडिकल स्किल के तहत तैयार किया गया था। यह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था। घर पर आराम करने के बजाय वह फिर से हंगामा मचा रहा है। वह उसे मरा हुआ देखने के लिए कितना बेचैन है। बैंग बैंग। जू हाओ की उंगलियों ने आर्मरेस्ट को धीरे से छुआ। अचानक वह मुस्कुराया। चूंकि वे परेशानी खड़ी करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो चलिए इसे और बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हलचल भरी सड़क पर किसी समय वहां एक मेज लगाई गई थी। एक बूढ़ा आदमी मेज पर बैठा था और एक युवक उसकी सहायता कर रहा था। इसके बगल में एक बोर्ड भी लगाया गया था। उस पर कई बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, होली हैंड डिवाइन फिजिशियन, पेशेवर निःशुल्क क्लिनिक। कई दिन बीत गए और सू चेन की चोटों में काफी सुधार हो गया था। बूढ़े व्यक्ति के शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म होने में अभी कुछ समय लगेगा। इस दौरान वे केवल इंतजार ही कर सकते थे। तब बूढ़े व्यक्ति ने जू हाओ से इस तरह निपटने के बारे में सोचा। अपने इस महान शत्रु जू हाओ को उकसाने के बारे में सोचकर ही उसे सिरदर्द होने लगा। बिल्कुल नहीं, उसके शिष्य द्वारा उत्पन्न उपद्रव। उसे ये सब सहना पड़ा, भले ही उसकी आंखों में आंसू थे। जू हाओ न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसका प्रभाव भी व्यापक था और उसके संबंध भी गहरे थे। गुरु और शिष्य मात्र होकर वे कैसे खेल सकते थे? वे उससे पराजित होने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। अगर उनमें जू हाओ से निपटने की ताकत भी होती, तो भी ऊपर बैठे लोग दखल दे देते।
आखिरकार जू हाओ $1 खरब के समूह को नियंत्रित करता था, जिनमें से अधिकतर वास्तविक उद्योग थे। इससे बहुत से लोगों की रोजगार संबंधी समस्या का समाधान हो गया। उच्च अधिकारी जू हाओ को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने नहीं देंगे। जू हाओ को मारने के लिए पहले उसकी स्थिति को कमजोर करना होगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति चिकित्सा कौशल का उपयोग करके शंघाई के पूरे उच्च वर्ग को इकट्ठा करना चाहता था ताकि वे मिलकर जू हाओ से निपट सकें। उन्होंने अपने पुराने संपर्कों से संपर्क नहीं किया। इन वर्षों में पहाड़ों में रहने के कारण उनके अधिकांश संपर्क टूट गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इससे परिचित हैं या नहीं। निःशुल्क क्लिनिक से शुरुआत करें, यह एक नया परिचय है। यहाँ क्या हो रहा है? मुफ्त क्लिनिक, ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। ऐसा लगता है जैसे यह पारंपरिक चीनी दवा की दुकान है। क्या सड़क किनारे की दुकान भरोसेमंद है? पारंपरिक चीनी दवा के लिए मैं केवल शेननोंग हॉल पर ही भरोसा करता हूँ। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि यह नकली है। निश्चित रूप से एक नकली बिल्ली है। इस पर विश्वास मत करो सब लोग। अब भी दिव्य चिकित्सक, क्या आप इसके योग्य भी हैं? मैं तो केवल शेननोंग हॉल की 2 देवी चिकित्सकों को ही जानती हूँ। आप कौन हैं? ये सब घटिया लोग हैं जो ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को धोखा देकर उन्होंने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में धोखाधड़ी की इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा को लोगों के इस समूह ने गुमराह कर दिया, जिससे ये धोखाधड़ी का पर्याय बन गई। पारंपरिक चीनी चिकित्सा देखने के लिए आपको अभी भी शेननोंग हॉल जाना होगा। ... राहगीर आपस में जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के उदय के साथ कई पुराने पारंपरिक चीनी चिकित्सा चिकित्सक सामने आए। उनमें से अधिकतर धोखाधड़ी के मामले थे जिनमें वास्तविक कौशल की कमी थी। सबक सीखने के बाद लोगों ने केवल शेननोंग हॉल पर ही भरोसा किया। ये स्टॉल पहली नज़र में ही स्पष्ट रूप से नकली थे और सभी ने इन्हें खारिज कर दिया। ये स्टॉल आधे दिन के लिए लगाया गया था। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोई पूछने तक नहीं आया। भीड़ की बातचीत सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत उदास हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी प्रतिष्ठा इतनी खराब हो जाएगी। उन्हें याद आया कि जब वे दशकों पहले पहाड़ से नीचे उतरे थे तो सभी लोग बहुत उत्साहित थे और उन्हें पवित्र हाथ वाला दिव्य चिकित्सक कहकर पुकार रहे थे। अब क्या हो? पुरुषों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे। जब गुरु और उनके शिष्य ने सुना कि सभी लोग केवल शेननोंग हॉल पर ही भरोसा करते हैं तो वे अवाक रह गए। वे एक ही संप्रदाय के थे। उनकी चिकित्सा क्षमता खराब नहीं थी। किसी ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? ठीक वैसे ही जैसे गुरु और उनके शिष्य ने सोचा कि आज उनके पास कोई मौका नहीं है और उन्होंने कल पैसे कमाने के लिए शेननोंग हॉल के किसी शिष्य से हस्ताक्षर करवाने की योजना बनाई। मैं देखना चाहता हूं कि इस पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक में कोई वास्तविक क्षमता है या नहीं। अगर मुझे पता चला कि वह धोखेबाज है तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। भीड़ में से एक आकृति बाहर निकली। इस व्यक्ति के शरीर पर टैटू थे और वह गंजा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। वह मेज के सामने धड़ाम से बैठ गया। गुरु और उनके शिष्य ने भौहें चढ़ा ली। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक बदमाश था, ऐसा व्यक्ति जिस पर वे आमतौर पर नजर भी नहीं डालते। लेकिन अब चूंकि भीड़ को उन पर भरोसा नहीं था और कोई भी इलाज करवाने को तैयार नहीं था, यह उनके वास्तविक चिकित्सा कौशल को प्रदर्शित करने का एक अवसर हो सकता है। मुझे अपना हाथ दे, बूढ़े आदमी ने कहा। बलवान व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसकी नब्ज जांची। 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट। बूढ़े आदमी, क्या आपका काम हो गया? क्या आपको पता चल गया कि मुझे क्या समस्या है? बलवान व्यक्ति ने अधीरता से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उदासीनता से उसकी ओर देखा। आप बीमार नहीं हैं। वूश, बलवान व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। कल ही मेरी जांच हुई थी और पता चला कि मुझे पेट की गंभीर बीमारी है और आप कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ। ये किस तरह के दिव्य चिकित्सक हैं? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? सुचेन नाखुश थी और उसने उस ताकतवर आदमी को घूर कर देखा। उस बलवान व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र था। उसने मुक्का जोर से पटका और लकड़ी की मेज चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो और मुझे बोलने की इजाजत नहीं है? क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया? चलो भाइयों, इस जगह को तहस नहस कर देते हैं। इस तथाकथित पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक के पैर भी तोड़ देते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 5 या 6 बदमाशों का एक समूह प्रकट हुआ। सभी के पास हथियार थे।
उनमें से एक ने लोहे की छड़ से पवित्र हाथ दिव्य चिकित्सक चिन्ह पर जोर से प्रहार किया। यह एक चटकने की आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। आप हद से ज्यादा जा रहे हैं। बूढ़े आदमी के कुछ कहने से पहले ही सू चेन गुस्से से आग बबूला हो गया था। अपने स्वामी पर हथियारों से हमला करने के लिए तैयार लोगों को देखकर वह क्रोधित होकर भीड़ में घुस गया। हालांकि उसके घाव ठीक नहीं हुए थे, फिर भी इन बदमाशों से निपटना उसके लिए बहुत आसान था। कुछ मुक्कों और लातों से उसने उन्हें लगातार कराहने पर मजबूर कर दिया। आह, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। बलवान व्यक्ति चिल्लाने में सबसे आक्रामक था और वही सबसे बुरी तरह से गिरा और चीखा भी। उसका पहले वाला अहंकार गायब हो गया था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। कई पुलिस अधिकारियों ने गुरु और उनके शिष्य को घेर लिया और उन्हें धमकी भरी निगाहों से घूरने लगे। ये हमारा काम नहीं है, इन लोगों ने ही पहले परेशानी खड़ी की थी। मुख्य अधिकारी ने ठंडी सांस ली। हम इस बात की जांच करेंगे कि यह झगड़ा था या नहीं। अब आप पर मारपीट का संदेह है, चलिए थाने चलते हैं। किसी ने शिकायत की है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। कृपया अपना मेडिकल लाइसेंस दिखाएं। इसे दिखा नहीं सकते, इसका मतलब है कि आप बिना लाइसेंस के चिकित्सा कर रहे हैं। आप तो बड़े ही साहसी हैं। इन सब को हटा दो। कई पुलिस अधिकारियों ने सू चेन और उसके गुरु को हथकड़ी पहना दी। सू चेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। अधिकारियों का विरोध करना बुद्धिमानी नहीं थी। मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। एक बार जांच पूरी हो जाने पर उनकी निर्दोषता साबित हो जाएगी। ये कहना ही पड़ेगा कि उनकी सोच बहुत भोली थी। 236 मुझे पापा की बहुत याद आती है। उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करो। एक परी नश्वर दुनिया में आ गिरती है। होंग कियांगवेई ने अपने अधीनस्थों द्वारा बताई गई सड़क की घटना के बारे में जूहाओ को बताया। जूहाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। बाद में पता चला कि सू चेन और उसके गुरु को जिन भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वह सब कुछ सू चेन द्वारा पर्दे के पीछे से व्यवस्थित किया गया था। उसने सोचा कि एक को घायल करने और दूसरे को जहर देने के बाद गुरु और उनका शिष्य कुछ समय के लिए छिप जाएंगे। किसे पता था कि वे फिर से बेचैन हो जाएंगे और परेशानी खड़ी करेंगे। क्या हम परेशानी खड़ी कर रहे हैं? अब जब मैंने तुम्हें जेल भेज दिया है, तो देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो। लियांग टीम को सूचित करें कि वे उनसे गहन पूछताछ करें और उन्हें दंडित करें। जूहाओ के निर्देश सुनकर होंग कियांगवेई ने सिर हिलाया और तुरंत किसी से संपर्क किया। अपना प्रभाव बढ़ाते हुए और लगातार भावनात्मक मूल्य बटोरते हुए जूहाओ ने अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना भी नहीं भूला। अब उनके लोग विभिन्न विभागों में तैनात थे। मूल रूप से देखा जाए तो इस मामले को लियू यिरान द्वारा संभालना सबसे अच्छा होता, ये देखते हुए कि लियू यिरान भी स्वर्गीय औषधि संप्रदाय की सदस्य थी और सू चेन के साथ उनका भाई बहन जैसा रिश्ता था। जूहाओ एक दूसरे व्यक्ति में बदल गया, जो जरा भी दया नहीं दिखाएगा। सू चेन और उसके गुरु को थाने ले जाया गया। उन्हें तुरंत पूछताछ कक्ष में पूछताछ के लिए ले जाया गया। पूछताछ का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैप्टन लियांग था, जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था। लड़ाई करना, बिना लाइसेंस के चिकित्सा करना, और क्या कहना है आपको? सू चेन गुस्से से भरी हुई लग रही थी। आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ही पहले शुरुआत की थी, मैं तो बस आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा था। लियांग टीम ने मेज पर मुक्का मारा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, आत्मरक्षा? अब भी ऐसा कहने की हिम्मत रखते हो? देखो तुमने उन्हें कितनी बुरी तरह पीटा है। और अगर तुम लोगों को धोखा नहीं दे रहे होते, तो क्या वे हमला करते? सू चेन ने गुस्से से अपने दांत पीसे। वे धोखेबाज कैसे थे? क्या उन्हें तर्क की भी परवाह नहीं थी? साथ ही इस समय सू चेन के गुरु सूली नामक वृद्ध व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। वह अभी भी जहर के असर में था और थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसकी आवाज धीमी लग रही थी। हम धोखेबाज नहीं हैं, हमारे पास चिकित्सा कौशल है और यह काफी अच्छा है। हे, लियांग टीम ने उपहास किया। सिर्फ तुम दोनों, तुम्हारी मेडिकल स्किल काफी अच्छी है। तुम दोनों तो बस दो धोखेबाज हो। शेनोंग हॉल प्रामाणिक पारंपरिक चीनी चिकित्सा केंद्र है और उन दोनों देवी देवताओं की चिकित्सा कुशलता वास्तव में बहुत अच्छी है। आप दोनों कौन हैं? यह आदमी पुलिस अधिकारी कैसे बन गया? उनके शब्द बहुत ही अप्रिय थे। सू चेन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर उसे डांट पड़ती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बूढ़े आदमी को भी बहुत बुरी तरह से डांट पड़ी। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। डिंग, सू चेन ने दांत पीसे। भावनात्मक तीव्रता जोड़ 1000। हमें आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
दरअसल शेननोंग हॉल की वे दोनों देवी डॉक्टर मेरी छोटी बहन हैं। मेरे गुरु अब भी उनके वरिष्ठ चाचा हैं। सू चेन ने अपने गुस्से को दबाते हुए समझाया। क्या क्या कहा आपने? लियांग टीम स्तब्ध रह गई। उसने गुरु और शिष्य को ऐसे देखा मानो वे मूर्ख हों। तुम धोखेबाजों की बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों न तुम आईने में देखकर खुद को पहचान लो। क्या तुम उन दो देवी चिकित्सकों से संबंधित होने के योग्य हो? बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर तक लियांग टीम को देखने के बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या आपको अक्सर रात में सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है और साथ ही मतली और उल्टी भी होती है? लियांग टीम के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। इन बातों के बारे में सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को ही पता था। उसने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला? क्या वाकई उसके पास चिकित्सा कौशल हो सकता है? लेकिन अगर उसके पास चिकित्सा कौशल होता भी, तो फिर क्या होता? यह उस व्यक्ति का आदेश था। उन्हें किसने कहा था कि वे एक ऐसे बड़े व्यक्ति को नाराज करें जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था? जहां तक सिरदर्द की बात है, उन्होंने शेननोंग हॉल में पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करा लिया था। फिर वह इलाज के लिए चला जाएगा। सब कुछ समझने के बाद लियांग टीम ने उपहास किया। बस इतना ही। मुझे लगा था कि आप में वाकई कुछ काबिलियत है। आपने जिन लक्षणों का जिक्र किया है, उनमें से कोई भी लक्षण मुझ में नहीं है। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें झपकती रहीं। उसे कुछ असामान्य होने का आभास हुआ। अपनी चिकित्सा कुशलता के कारण वह स्वाभाविक रूप से इतनी मामूली बीमारी को लेकर भ्रमित नहीं होता। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया ने भी साबित कर दिया कि वह सही था। वे जानबूझकर इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्होंने गुरु और शिष्य दोनों को धोखेबाज करार देने पर जोर दिया। उन्हें लगा कि इसमें किसी छिपे हुए हाथ का हाथ है। सिर्फ मेरे गुरु ही नहीं, मैं भी इसे देख सकता हूँ। आपको कोई समस्या है, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मैं आपको आपके अन्य लक्षणों के बारे में बताऊंगा। सू चेन की आवाज गूंज उठी। दोबारा गौर करने पर उन्होंने लियांग टीम की कुछ मामूली बीमारियों का जिक्र किया। ये सुनकर लियांग टीम को गहरा सदमा लगा। हालांकि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उनमें वे लक्षण नहीं थे। उसने उन दोनों को निर्दयतापूर्ण भाव से देखा। सरकारी अधिकारियों की मानहानि करना एक गंभीर अपराध है। बस जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। सू चेन का चेहरा गंभीर था। शुरू से ही वे गलत नहीं थे, लेकिन लियांग टीम के रवैये को देखकर लगता था कि वह उन्हें दोषी ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे जेल जाने से डर नहीं लगता था, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं जा सका। उसके शरीर से जहर अभी तक नहीं निकला था। उन्हें प्रतिदिन एक्यूपंक्चर उपचार की आवश्यकता थी। अगर वह जेल चला गया तो परेशानी होगी। इसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। कॉमरेड, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके प्रमुख का नाम चेन हेताओ है? ये हमारे मुखिया के पिता हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? लियांग टीम ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इसलिए शियाओफी ने अपने पिता का पदभार संभाला। बूढ़े आदमी को अचानक एहसास हुआ। वह एक बार अनुभव प्राप्त करने के लिए पहाड़ से नीचे गया था और उसने कई संपर्क बनाए थे। उस समय चेन हेताओ ही मुखिया थे। उनका बेटा चेन फी तब बहुत छोटा बच्चा था। इतने साल पलक झपकते ही बीत गए। सब कुछ बदल गया था। क्या आप अपने चीफ को यहाँ आने के लिए कह सकते हैं? मैं आपके चीफ को जानता हूँ। तुम हमारे चीफ को जानते हो? लियांग टीम ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तुम कहते हो कि देवी डॉक्टर तुम्हारी छोटी बहन है, और अब तुम कहते हो कि तुम हमारे मुखिया को जानते हो। तुम सब बकवास कर रहे हो। तुम धोखेबाज सचमुच सुधरने वाले नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फालतू बातें करने में बहुत आलसी हूँ। अगर तुम कबूल नहीं करते, तो हमें कुछ खास तरीके अपनाने के लिए दोष मत देना। वह पहले से ही अधीर था। खांसी। बूढ़े आदमी की सांस लगभग रुक गई और उसने कई बार खांसा। ये देखकर कि लियांग टीम का मुखिया को फोन करने का कोई इरादा नहीं था। उसे दूसरे सबसे अच्छे विकल्प से ही संतोष करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि हम धोखेबाज हैं और आप चीफ को परेशान नहीं करना चाहते, तो ठीक है। क्या आप कम से कम चीफ तक संदेश पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या संदेश? लियांग टीम उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। मैं किसी भी हालत में कोई संदेश नहीं पहुंचा रहा हूं, भले ही इन दोनों लोगों का अपने चीफ से कोई संबंध हो। तो क्या हुआ? वह राष्ट्रपति जू के लिए काम करता है। यहाँ तक कि मुखिया भी उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। बस उसे बता देना कि मैं उस समय का पवित्र हाथ वाला दिव्य चिकित्सक हूँ। छी! लियांग टीम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या तुम अब भी खुद को पवित्र हाथ वाला दिव्य चिकित्सक कहने की हिम्मत करते हो?
तुम मुझसे गोलमोल बातें कर रहे हो। लगता है तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करना चाहते। तुम जिद्दी हो। उम्मीद है बाद में दया की भीख नहीं मांगोगे। लियांग टीम ने ठंडे लहजे में कहा। फिर हाथ के इशारे से उसने अपने अधीनस्थों को बाहर से बुलाया। वे गुरु और शिष्य को पूछताछ के लिए अलग अलग छोटे काले कमरे में ले गए। सबसे पहले सू चेन के गुरु को छोटे काले कमरे में ले जाया गया। जहर के कारण वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। अगर उनके मजबूत और ताकतवर शरीर की वजह से ऐसा न होता तो स्थिति कई गुना बदतर हो सकती थी। लियांग टीम ने कोई रहम नहीं दिखाया। जू हाओ के आदेशों का पालन करते हुए उसने उन्हें जिंदा ही खाल उतारने का इरादा किया था। जब सू चेन को छोटे काले कमरे में लाया गया तब उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु को पहले ही यहाँ लाया जा चुका था। वह पहले भी उस छोटे काले कमरे में जा चुका था। यहाँ लोगों को प्रताड़ित करने के कई तरीके थे। पिछली बार उनमें ताकत थी, इसलिए उन्हें केवल मानसिक पीड़ा ही महसूस हुई थी। इस बार वह घायल हो गया था, जिससे लिटिल ब्लैक रूम की उसकी पिछली यात्रा की तुलना में ये यात्रा कहीं अधिक कष्टदायक साबित हुई। दुख तो गौण था, मुख्य बात तो उसके हृदय में व्याप्त आक्रोश थी। वह यातना सहन कर सकता था, लेकिन उनके गुरु को जहर दिया गया था। अपने स्वामी पर किए गए उन अत्याचारों की कल्पना मात्र से ही ये कितना दर्दनाक होगा। क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो गया था। डिंग सू चेन शोक और आक्रोश से अभिभूत है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। आज जू हाओ ने लुओक्विंगजियान पर एक कदम उठाने की योजना बनाई। वह भी तैयार था। अचानक उसे एक संदेश मिला और उसने सबसे पहले लिटिल लोली के घर जाने का फैसला किया। संदेश में बताया गया था कि मो बिंगयुन, एक अन्य महिला मुख्य अभिनेत्री जिसमें उनकी रुचि थी, सिस्टम की लॉटरी ड्रॉ से मिली नग्न तस्वीर वाली महिला। दरअसल वह यू यून के घर आया था। घर पर करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने आकर देखने का फैसला किया। आखिरकार वह पहली ऐसी लड़की थी जिससे वह अभी तक नहीं मिला था। फिर भी उसने नग्न तस्वीर वाली महिला को देख लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक महिला मुख्य किरदार भी थी। जू हाओ फसल काटने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। इस समय यू यून के घर के अंदर 2 महिलाएं, दोनों ही बेहद खूबसूरत, सुडौल काया वाली और परिपक्व बौद्धिक आभा बिखेरती हुई, हम सोफे पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे और बातें कर रहे थे। बड़ी बहन यून, आप शाही राजधानी में इतना अच्छा कर रही थी, आपने अचानक शंघाई आने का फैसला क्यों किया? यू यून ने उत्सुकता से पूछा। ये दोनों ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी मशहूर थे। यू यून एक प्रसिद्ध कानूनी रानी थी। दूसरी ओर मो बिंगयुन एक बेहद कठोर महिला जज थी। वे दोनों एक साथ कार्यक्रमों में भाग ले चुकी थीं। दोनों ही शीर्ष स्तर की खूबसूरत महिलाएं थीं और उनका काम भी एक दूसरे से संबंधित था। वे एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। हालांकि वे एक ही शहर में नहीं रहते थे, फिर भी उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वे एक दूसरे को घनिष्ठ मित्र मानते थे। कुछ समय पहले ही मो बिंगयुन ने शाही राजधानी में अपना पद त्याग कर शंघाई में नए सिरे से शुरुआत की। आज मो बिंगयुन मिलने आई थी। अंत में यू यून ने अपने मन में उठ रहे संदेह को दूर करने के लिए उससे सवाल पूछा। मो बिंगयुन हमेशा एक भावहीन चेहरा बनाए रखती थी। अपनी सहेली को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने धीरे से कहा, क्योंकि जियाओ फैंग ठीक हो गया है, उसे एक संपूर्ण बचपन देने के लिए मैं उसे इस अपरिचित शहर में ले आया हूँ। यू यून की नजर कुछ ही दूरी पर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह एक छोटा लड़का था, लिंगेर। वह उसके सामने क्या कह रहा था? लिंगेर बहुत अधीर लग रही थी। यू यून को अपनी दोस्त मो बिंगयुन की पारिवारिक स्थिति याद आ गई। ये कुछ हद तक उसके जैसा ही था। उसकी बेटी लिंगर, यू शियाओटियन को उसने गोद लिया था। वह छोटा लड़का, मो बिंगयुन का बेटा। मो बिंगयुन ने उसे सड़क किनारे लावारिस हालत में देखा और उसे उठा लिया। उसे उस पर दया आई और उसने उसे अपने साथ ले लिया। हालांकि वह छोटा लड़का उसकी बहन लिंगर जितना भाग्यशाली नहीं था। वह जन्म से ही मानसिक रूप से विकलांग था। कुछ समय पहले तक, जब वह 8 साल का था, तब तक वह हमेशा से ही दिमागी रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता था। मो बिंगयुन एक महिला जज होने के नाते काम में बहुत व्यस्त थी। वह हमेशा उसे एक दाई की देखरेख में छोड़ देती थी। सच तो यह है कि मो बिंगयुन ने इस बेटे को पूरी तरह से दया भाव से गोद लिया था। उसमें जरा भी स्नेह नहीं था। उसकी देखभाल हमेशा आया करती थी। उसने उसे कभी खुद गोद में भी नहीं लिया था। ये कैसी माँ थी? हाल ही तक मो फैंग अचानक ठीक हो गया और अब वह मानसिक रूप से विकलांग नहीं था। वह अपने साथियों से भी ज्यादा बुद्धिमान प्रतीत होता था। तो बात कुछ इस तरह है। यू यून समझ गई।
अगर मो बिंगयुन शाही राजधानी में ही रहती, तो उनके आसपास के सभी लोगों को पता चल जाता कि उसका एक मानसिक रूप से विकलांग बेटा है। अगर मो फैंग मानसिक रूप से विकलांग ही रहता तो सब ठीक होता। लेकिन अचानक स्वस्थ हो जाने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे बचपन जैसा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उसे कई तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उसने शंघाई में अपना स्थानांतरण करा लिया। शियाओ याओ बड़ी बहन, आप तो जूनियर हाई स्कूल में ही पहुंच गई हैं। ये तो कमाल है, मैं तो अभी प्राथमिक विद्यालय में ही हूँ। वाह, शियाओ याओ बड़ी बहन, आप क्या खेल रही हैं? क्या मैं भी खेल सकती हूँ?